क्यू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने कुछ इनिशिएटिव लिया है और सोचा है क्यों ना आपको इसी मीडियम के थ्रू मतलब इन यूट्यूब चैनल्स और जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। ऐसा सोचते हुए हमने सोचा क्यों ना आपको फ्रिक्शन का आइडिया दिया जाए। फ्रिक्शन में मतलब थोड़ा थोड़ा अगर इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ और वो बहुत क्वालिटेटिव हुआ तो डेफिनेटली बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है रिजल्ट। तो इन सभी पॉइंट को समझते हुए हमने सोचा कि क्यों ना आज फ्रिक्शन को डिफाइन किया जाए। आज की वीडियो में हम बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक फ्रिक्शन फोर्स को समझने के लिए और बहुत ईजिली समझने के लिए। तो लेट्स सी एक फ्रिक्शन, ऑफ कोर्स हमने जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि फ्रिक्शन होता क्या है। और सिंपली अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए और सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो ये एक फोर्स है। और फोर्स को हमने जूनियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ रखा है कि ये कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट टाइप का फोर्स होता है। तो फोर्स ये जो दो वैरायटी है फोर्स के, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में, फ्रिक्शन उनमें से कांटेक्ट टाइप का फोर्स है। ये हम वन बाय वन देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। चलिए चीज़ों को समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे इंट्रोड्यूस होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है, किस जगह इसका वेलकम करते हैं। चलिए लेट्स हैव अ सिचुएशन कि आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा है अभी, और जो अभी आपने जो नोटबुक ले रखा है, चलिए उसको ही समझ लेते हैं कि वो आपके इसी टेबल पे रखा हुआ है। बहुत अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे और भी डेप्थ में समझें और वो समझें जो सच में है, जो सच में कंसेप्चुअली फैक्ट जो है उसे आप समझें। हम फ्रिक्शन बस ये समझ लेते हैं कि एक बॉडी है जो मोशन कर रही है और उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में उस कांटेक्ट सरफेसेस पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम सिंपली फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लेकिन फैक्ट कुछ और है, थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। हम जान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉडी है, ये बॉडी का, अब कोई भी बॉडी है, हम जानते हैं कि यहाँ पे इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, अगर मैटर है या कोई भी सब्सटेंसेस है, ऑफकोर्स 3D है। और 3D जैसे ही हमने कहा ऑफकोर्स वहाँ पे मास इंट्रोड्यूस हो जाएगा। चूँकि इस बुक का एक सर्टेन मास है, लेट्स से कि मास ऑफ बुक mb, और इस मास चूँकि इस टेबल पे है तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स होगा विच इज मास ऑफ बुक इंटू जी। बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इस चीज को। तो ये तो इस टेबल पे लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स है विच इज नथिंग मोर, इट्स वेट। वेट इज व्हाट? इट इज अ डाउनवर्ड फोर्स। चूंकि ये बुक इस टेबल के कांटेक्ट में है, इस टेबल, ये टेबल जो है इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, अगर कोई ये सोच रहा है कि नॉर्मल फोर्स तब लगेगा जब ये टेबल के कांटेक्ट में है, एक्चुअली ये तभी लग रहा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वेट तभी फील होगा जब ये टेबल के कांटेक्ट में है। अगर आप नीचे से टेबल, इस बुक के अगर नीचे वाले हिस्से से टेबल को रिमूव भी कर दें तो भी बुक का मास होगा और उस पर जी एक्ट कर रहा होगा। ऑटोमेटिकली हम ये समझ सकते हैं कि बॉडी कहीं पर भी रखी हो इस स्पेस में, उस स्पेस के नियर अबाउट जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे पे एक फोर्स लगा रहा होता है। क्योंकि हम यहाँ पे अर्थ पे बात कर रहे हैं तो इस पे जी एक्ट कर रहा है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स है। तो वो फोर्स को, सेम फोर्स को बियर करने के लिए, और वो बुक अप और डाउन मोशन में ना करे, स्टैटिक कंडीशन में रहे, इस पे एक अपवर्ड फोर्सेस हो रहा है रिलेटेड टू विथ डाउनवर्ड फोर्स विच इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यहां तक तो बहुत नॉर्मल है, यहां पर फ्रिक्शन का कोई टर्म ही नहीं समझ में आया।
एग्जैक्टली मैं आज आपको ये फैक्ट बताने वाला हूं कि ये फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में क्या है। अगर इस टेबल और इस बुक के बहुत क्लोज व्यू को देखा जाए, इफ यू कम क्लोज टू एंड वेरी क्लोज टू इन कॉन्टैक्ट, देन वी विल ऑब्जर्व कि ये बुक इस टेबल के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में है। और फैक्ट ये है कि ये टेबल का जो मॉलिक्यूल्स है, ये टेबल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये टेबल के जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो बुक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में वीव्ड हैं। लेकिन मैं प्योरली वीव्ड और परमानेंटली वीव्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यू कैन से कि ये बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में है। मैं अगर इसे ब्लैक वाला अगर मैं टेबल के मॉलिक्यूल्स को समझ सकता हूँ, अगर मैं इसे टेबल के मॉलिक्यूल्स को कहूँ और ये जो येलो वाले हैं ये बुक के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप देख पाएंगे कि एक येलो ब्लैक जो है ऑल्टरनेट बैंड बन रहा है और ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के, ये एक दूसरे के बहुत करीब है, ये बुक और इस टेबल कॉन्टेक्ट में। तो क्वेश्चन ये है कि रीजन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है। रीजन फॉर फ्रिक्शन, रीजन फॉर फ्रिक्शन क्या हो सकता है। तो मैं आपको आज दो फैक्ट बताने वाला हूं, उन चीजों को समझिए। एक तो ये कि इस टेबल पे रखी हुई बुक को अगर इस पे अगर एक फोर्स लगा दिया जाता है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या फिर इस डायरेक्शन में, नो मैटर, या फिर किसी एक एंगुलर डायरेक्शन में हो, किसी भी पोजीशन पे हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स के फर्स्ट रीजन को समझते हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्चुअली arise due to molecular interaction due to which a bonding between the tabular molecules as well as the book, ये इतना क्लोजली बाइंड अप है कि जिसकी वजह से ये फोर्स, ये जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की तरफ ये बुक मूव करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ ये टेबल के मॉलिक्यूल्स भी। लेकिन फैक्ट ये है कि ये टेबल के मॉलिक्यूल्स का अपर पार्ट जो बुक के मॉलिक्यूल से अपरेंटली कांटेक्ट में है और जबकि टेबल का ये नीचे वाला पार्ट रिजिडली और परमानेंटली कांटेक्ट में है। इस वजह से ये जो डाउनवर्ड कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट इस फोर्स को अपोज करेगा इस तरफ। ये मॉलिक्यूलर अपोजिशन है। मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से बुक जरूर, यू कैन से द बुक मस्ट बी ट्राइंग टू टेंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लाइट फोर्स, बट चूंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं बुक मॉलिक्यूल्स और टेबल के, इसकी वजह से फोर्स स्लाइटली अपोज करेगा कि नहीं, मुझे उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। और सेकेंड कंडीशन ये हो जाएगा कि ये जो इंटरलॉक बना हुआ है एक्सटेंडेड पार्ट्स का, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे से, ये एक दूसरे को मतलब अपोज करता हुआ चलेगा कि नहीं। सपोज लेट्स सी, मैं आपको समझाता हूं कि आप इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। यू कैन से फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोज मोशन, ये फेवर में भी होता है, बिकॉज इट इज फ्रिक्शन ओनली विच इट ट्राइज टू मूव द ऑब्जेक्ट इन just try to keep the object on the table. On the other hand, friction always opposes relative motion, क्योंकि टेबल आपके रेस्ट में है और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस बुक को एक वेलोसिटी में लेकर आना चाहता है विच इज नॉट इक्वल टू 0।
तो बुक चूंकि मोशन में आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल से रेस्ट पे रहेंगे, तो रिलेटिव मोशन हो गया ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक रिलेटिव मोशन हो गया इन सरफेस पे, इन सरफेस कांटेक्ट पे। इसी वजह से बिकॉज इट इज ट्राइंग टू मूव द टेबल इन द सेम डायरेक्शन in which the book has a tendency to move, that's the reason behind that the friction force is applied in the opposite direction. तो ब्यूटिफुली इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ फ्रिक्शन फोर्स है क्या। होप सो कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि एक फ्रिक्शन फोर्स है क्या। यू कैन से, मैं यहाँ पे इसे सेंटेंस फॉर्म्स में आपको एक सेंटेंस फ्रेम करते हुए समझाता हूँ कि अभी अभी हमने जो एक चीज़ें एक्सप्लेन किया है उसे एक फॉर्मेट में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि व्हेन एवर अ बॉडी, यहाँ पे बुक की जगह पे हम कह सकते हैं अ बॉडी, व्हेन एवर अ बॉडी मूव्स और tends to move, clear, or tends to move over the surface of another body। यहां पे another body आपका टेबल हो जाता है, मैं इसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, और यहां पे अ बॉडी जो है आपका बुक हो गया। और ये कोई भी दो बॉडी हो सकता है जो कि सरफेस कांटेक्ट में है। और जैसे ही ये मैंने लिखा टेंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और एट द सेम मोमेंट अ फोर्स मतलब एक नया फोर्स, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले। समझिए इस चीज को, जैसे ही ये एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी को मूव करने के लिए कोशिश करेगा, एक रिलेटिव मोशन में लाने की कोशिश करेगा, उसी टाइम एक फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा विच एक्ट्स पैरेलली। होप सो आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्यों पैरेलली लिखा। इस फोर्स की भी पैरेलल में ये फोर्स है और इस टेबल के मॉलिक्यूल्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी ये पैरेलल में है। पैरेलल comes into play which acts parallelly to the surface contact, surface contact। ये जो अपोजिंग, ये जो ऑफ फोर्स है मैंने लिखा दैट, है ना, और ये क्यों आया, तो हम इसे समझ सकते हैं टू अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये फोर्स नहीं चाहता कि बुक उस डायरेक्शन में मूव कर पाए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी यहां पे बुक है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। होप सो। और ज़रूरी नहीं कि मैंने इतने लॉन्ग फॉर्मेट में आपको समझाया, तो मैं तो बस आपको फ्रैक्शन में कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बॉडी रखा हुआ है, उस पर अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो, एट द मीनवाइल वो बॉडी अपोज कर रहा है उस दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट में कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। उस बॉडी के मोशन को रिटार्ड करेगा। अगर ऑलरेडी वो बॉडी अगर मोशन में आ जाती है, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऑफकोर्स बॉडी वेलोसिटी में आ जाएगी। तो
एक ऐसा फोर्स होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में, जो उस बॉडी के मोशन को रिटार्ड करेगा, डी एक्सिलरेट करेगा, वो रिटार्डिंग फोर्स ही फ्रिक्शन है। होप सो कि आप अलग अलग तरीके से एक ही चीज को बहुत ब्यूटीफुली समझ रहे हैं। चलिए हम इनके अलग अलग सिचुएशन को समझते हैं। इन शॉर्ट हम इनके कंसेप्ट को समझते हैं, मतलब फोर्स के टाइप्स को, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स के टाइप को, फ्रिक्शन फोर्स के टाइप्स को। इसमें द वेरी फर्स्ट थिंग इज वे कि स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे इट्स अ न्यू टर्म, स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे जब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इसमें फ्रिक्शन कैसा? एग्जैक्टली आप ऐसा सोच रहे हैं ना? एग्जैक्टली एक बॉडी एक दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है, क्लियर? एक बॉडी एक दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है। आप स्टैटिक फ्रिक्शन को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये किसी दूसरी बॉडी पे लगने वाला वो एक्सटर्नल फोर्स है जो इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के। मतलब अगर आप इस बुक को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अगर आप इस पे पुल फोर्स लगा रहे हैं, पुल करो, ऑफ कोर्स इधर से आप पुल कर पाएंगे और इधर से आप पुश कर पाएंगे, क्लियर? इधर से आप पुल और इधर से पुश फोर्स कर पाएंगे। लेकिन बुक को जो आप चाहते हैं कि वो बुक इस डायरेक्शन में मूव करे और आपका जो अप्लाइड फोर्स है, हम उसे एक्सटर्नल फोर्स कह लेते हैं, और अगर ये फोर्स अप्लाइड फोर्स अगर इस सरफेस के, होल्ड ऑन, इस सरफेस के फ्रिक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में छोटा है, फ्रिक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में छोटा है, तो हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाली। बेसिकली हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं इसे न्यूमेरिकली कहूं तो मैं ये कहने वाला हूं, न्यूमेरिकली द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलिए या फ्रिक्शन फोर्स बोलिए, इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स जो कि बॉडी को, आप ये कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बॉडी खुद को ही सेल्फ एडजस्ट कर पा रहा है ना मूव करने के लिए। यू कैन से, आप नेचर वाइज अगर आप कहेंगे, आप ये कह सकते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब तुम फोर्स लगाते जाओ, वो खुद को, ये फोर्स खुद को एडजस्ट करता जाएगा बट मूव होने नहीं देगा। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर इंपॉर्टेंट है, समझ के लो। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत मैटर करता है। हम यहां तक ये समझ पाएंगे वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बहुत छोटा है, या अब तक उतना ज्यादा है जितना उस बॉडी का फ्रिक्शन फोर्स है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। बहुत अच्छी बात। खैर, होप सो कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन वो समझ में आया होगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज नथिंग बट म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल अभी अभी हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, क्लियर, अपोजिट टू द डाउनवर्ड फोर्स विच इज इन कॉन्टैक्ट, नॉर्मल फोर्स। और म्यू एस क्या है, मैं आपको इसे नेक्स्ट में आगे जाके समझाने वाला हूं। इट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिपेंड करेगा कि सरफेस का नेचर कैसा है, कितना रफ है, कितना स्मूथ एंड सरफेस है कांटेक्ट में बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और ये फ्रिक्शन फोर्स है विच इज म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये जो बॉडी जो है, जो मूव नहीं कर रही है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एग्जैक्टली
स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एग्जैक्टली लेस देन होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल, जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स उसके इक्वल या ग्रेटर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तब तक बॉडी अपने सेल्फ एडजस्टिंग मोड में है, खुद को ही एडजस्ट कर लेगा रुकने के लिए, रेस्ट कंडीशन में रह लेने, या फिर हमने फर्स्ट में पढ़ा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कि वो बॉडी खुद को ही मतलब सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, बिल्कुल ऐसा। होप सो कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट समझते हैं कि अगर मैं आपको एक सिचुएशन यहाँ पे समझाता चलूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन में एक अगर फोर्स लग रहा है एक डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इससे पहले वाले स्लाइड में हमने ये कहा। तो इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा, मैंने अभी आपको एक चीज़ कहा था कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स आप जो अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ एक्सटर्नल फोर्स, विच इज़ हो सकता है वो लेस देन और इक्वल टू हो स्टैटिक फ्रिक्शन के। मतलब तब तक बॉडी को रेस्ट में रहने के लिए यही कंडीशन चाहिए। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर सिचुएशन बदलता है, अगर आप फोर्स को और बड़ा करते हो, फोर्स को और भी बड़ा करते हो और अभी भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। इवन आफ्टर आप फोर्स को और भी बड़ा करो और अभी भी बॉडी, इफ द बॉडी डज नॉट मूविंग इवन आफ्टर enlarging द फोर्स, यू कैन से, और द बॉडी यू कैन से टिल नाउ, अभी तक बॉडी का फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स को एडजस्ट कर रहा है। स्टिल यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विथ रेस्पेक्ट टू स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब आप ये कह सकते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये आपका, मैं इसे थोड़ा ग्राफ में थोड़ा चेंजेस करता हूं कि ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स, बस मैंने एक्सिस बदले हैं। आप देखेंगे हर एक पॉइंट पे ये चीजें एक दूसरे को एडजस्ट कर रहा है। हर एक पॉइंट पे ये फोर्स है जो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट कर रहा है। तो अब तक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रीजन ये है कि सेल्फ एडजस्टिंग एबिलिटी अभी तक उस बॉडी की जिंदा है। आई मीन टू से फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। सिचुएशन और आगे लेकर चलते हैं। यहां पे समझ लेते हैं कि एक लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। लेट्स से हैव अ सिचुएशन, सेम सिचुएशन लेते हैं ताकि क्लैरिटी बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए। एक चेन फॉर्म में, एक लूप फॉर्म में आप यहां पे देख लेंगे कि एक फोर्स है। अभी हमने पीछे स्लाइड में यही देखा कि फोर्स बढ़ा रहा है ना। एक फोर्स को हमने मैग्नीफाई करना शुरू किया, फोर्स को बस उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, और हमें एक हद तक दोनों ही फोर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता गया और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्यों ना हम इस फोर्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। अगर इस फोर्स को, तो हमने ये देखा कि फ्रिक्शन फोर्स, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो इसका फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा है, और इसके मैग्नीट्यूड को देखिए, मतलब हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा और भी बढ़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे द पॉइंट जहां पे ये बुक अब अपने अल्टीमेट और क्रिटिकल स्टैटिक फ्रिक्शन पे पहुंच गया है, जहां पे बॉडी जस्ट मूव करना शुरू करेगी, तो वो उस बॉडी का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। वो उस बॉडी का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के लो। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां पे वो बॉडी just tends to move, you can say that the limiting friction। ये पॉइंट जो है यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा याद रखना वो ग्रेटर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब एक स्टेज और आगे जा देखते हैं क्या होता है।
लेट्स सी कि प्रीवियस सिचुएशन में हमने कुछ ऐसा देखा, एग्जैक्टली हमने कुछ ऐसा ही देखा अभी तक। अब इसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन में लेके चलना है। हम क्या करते हैं कि देखो, फ्रिक्शन फोर्स तो कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड कर रहा है, हमने देखा भी कि ये किस तरह से एक कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड कर रहा है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखा हमने। अगर मैं अभी भी उसी सेम सिचुएशन में अगर एक फोर्स को इनलार्ज कर दिया जाए तो ऑफ कोर्स ये बुक जो है मूव करने लगेगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगा उस फोर्स की वजह से। वो बुक जो है जीरो वेलोसिटी से कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी में आ जाएगा, मतलब बुक एक्सेलरेट करने लगेगी। तो फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स इज द रीजन टू एक्सेलरेट दैट बुक। अब ये बुक इस टाइम पे आप देख पाएंगे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बहुत छोटा हो जाएगा, और जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो उस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है जो कि बुक को मूव करने के लिए सफिशिएंट है। मतलब ये तभी होगा ना जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी हम क्रॉस कर देंगे। करने के बाद अब हमने जो देखा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। आप ये कह सकते हैं, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो यहां तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस पॉइंट जहां तक वो बॉडी खुद को होल्ड कर पा रही है ना, मतलब द लिमिटिंग, क्लियर, और यू कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और फाइनली ये आपके काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएंगे। लेट्स सी अनदर सिचुएशन कि अगर बॉडी कांटेक्ट में है, ऑफ कोर्स होना ही होगा क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम बढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे कांटेक्ट फोर्स में। लेट्स सी कि सिचुएशन सेम ले लेते हैं, एक टेबल है, उस पर एक बुक रखी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में हो तो एक्चुअल में ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होती है। Simply you can say the magnitude of the contact forces acting on the two bodies are equal in magnitude and opposite in direction, so that the contact force obeys Newton's third law. How? Let's see. ये बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, और इन दोनों का अगर एक रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स से देखा जाए तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। चूंकि हमने ये कहा कि ये फोर्स जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, तो जाहिर सी बात है एक अपोजिंग सिचुएशन भी कुछ ऐसा होगा। ये डाउनवर्ड फोर्स आपके mg हो जाएंगे, ये आपके नॉर्मल फोर्स हो जाएंगे। ये फोर्स का रेजोल्यूशन, मतलब कि आप इसे कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब ये जो है आपका एक्सटर्नल फोर्स है जो इस बॉडी को इधर लेके आना चाहता है। मीनवाइल दूसरा जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है जो बॉडी को इस डायरेक्शन में लेके आता है, एंड अगेन इट्स रिएक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्स, ये जो रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है, यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। द टू बॉडीज came in contact applying the force in the opposite direction with equal magnitude. You can say the contact force मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूं, can be resolved in two ways. First one, that perpendicular contact force. Which one? ये मैं इस नॉर्मल की बात कर रहा हूं, perpendicular contact force mg की बात कर रहा हूं। And another one, parallel contact force. What is that? ये एक तो आपके फ्रिक्शन फोर्स हो गए। मतलब ऐसे सिचुएशन में हम एक जो कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितना है इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में, उसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल, एक तो आप परपेंडिकुलर फोर्स को रिजॉल्व करके, और दूसरा
पैरेलल फोर्स को रिजॉल्व करके। है ना कितना इंटरेस्टिंग? एग्जैक्टली। तो आपका जो ये जो R है वो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि जो पैरेलल फोर्स, मतलब ये मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, जो परपेंडिकुलर फोर्स इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे mg इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल है। तो आप इसे कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। हियर इज दैट you can solve, of course we can resolve the contact forces। हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना है, तो वो कुछ हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो कि आपको फ्रिक्शन फोर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स है क्या, इसे हम किस किस तरह से देखकर और समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक का ये जो वीडियो है ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है आपको एक फ्रिक्शन फोर्स से। अभी हम इसमें अलग अलग सिनेरियो देखने वाले हैं, मतलब सब्सिक्वेंट वीडियोस में, कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन वापस से क्या होता है, उसमें कौन कौन से नए टर्म्स आएंगे, फिर काइनेटिक फ्रिक्शंस में क्या होना है, फिर उस पे ही बेस्ड वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके जो आपका जो कैलकुलेटर ब्रेन है, जो आपका जो ये ब्रेन है वो और भी शार्प हो पाएगा। आप बहुत अच्छे कैलकुलेटर हो पाएंगे इन चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए।